वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास बीए द्वितीय वर्ष पेपर 1 के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उसके आंसर्स को बताने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओके, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में पाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और जब वीडियो एक प्रकार से यह लाइव सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद में भी 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ओके, ताकि आपके मन में तमाम सारी बातें जो हैं वो एकदम से बैठ जाएं और आपके ज्ञान चक्षु में प्रवेश करें। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अब की बार ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रश्न है, अति संभावित प्रश्न है परीक्षा में 2022 की आने वाली अगली परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मध्यकालीन इतिहास में आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पेपर 1 का यह मॉडल पेपर है, इसके बाद में पेपर 2 का मॉडल पेपर मैं आपके सामने जल्दी प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन इतिहास न्यू मॉडल पेपर 2022 पेपर 1 का आपके नाम है मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास। क्या नाम है? मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास। 1526 से लेकर के 1740 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1526 टू 1740 एडी तक। ओके, सबसे पहले जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नोट मिलेगा, और नोट में आपको मतलब कि निर्देश दिया हुआ होगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। मतलब आपके परीक्षा में आपके पेपर में 3 खंड दिए होंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ओके, तो ये 3 खंड आपके पेपर में दिए होते हैं। अब बात की जाए कि खंड आ से कैसे प्रश्न आते हैं, तो खंड आ से आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के, खंड बा से आपके लघु उत्तरीय टाइप के, और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय अर्थात विस्तृत उत्तरीय टाइप के प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं इनकी संख्या 10 होती है, और 10 के साथ साथ इनके 10 के 10 आपको करने होते हैं। जबकि लघु उत्तरीय की बात की जाए तो इनकी संख्या भी 10 होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उन 10 में जो है एक मतलब अथवा करके दिया होता है एक प्रश्न का, मतलब 5 ही प्रश्न होते हैं कुल मिलाकर के, 5 ही आपको करने होते हैं। 10 तो आपको आपके होंगे, लेकिन एक प्रश्न ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा ऐसे बीच में अथवा लिखा मिलेगा। तो आप चाहे ये वाला करें ऊपर वाला, चाहे ये नीचे वाला करें। ठीक, तो ऐसा होता है। और जो दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न होता है, इनमें 5 प्रश्न आपको दिए होते हैं, उनमें से केवल और केवल 2 प्रश्न आपको छांट करके करने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को 500 शब्दों में आपको लिखना होता है, और लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, और अति लघु उत्तरीय टाइप के सब जो है प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। मतलब कि 50 शब्दों में उसके उत्तर को बयां करना होता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार खंड आ से किस प्रकार का निर्देश आपको दिया गया है, उसके बारे में समझ लेते हैं। खंड आ का निर्देश यही है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसके, और 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, खंड आ से जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं, आइए समझते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध। क्या लिखा है? कन्नौज का युद्ध। तो आपसे एग्जाम में से लिखेगा कन्नौज का युद्ध। अब आपको यही बताना कन्नौज के युद्ध के बारे में, आपको जो है यहाँ पर बताना है 50 शब्दों में कि कन्नौज का युद्ध क्या था, किसके किसके बीच में हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध यहाँ पर लिख दिया हमने 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जो है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो यह युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था भाई? कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। चौसा जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित होने के बाद में हुमायूं जो था वो अपने भाइयों से सहायता मांगता है, और मांगता है, किंतु उसकी मतलब कि उसकी किसी ने उसकी सहायता नहीं करते, मतलब कोई भाई उसका भाई सहायता नहीं करता है। शेर शाह भी आगे बढ़ा और कन्नौज के पास गंगा के किनारे मतलब गंगा के दोनों किनारे जो है सेनाएं पड़ाव डाले, 1 महीने तक डटी रहीं। अचानक भीषण वर्षा हो जाने से जो मुगल शिविर में पानी भर गया। मुगलों ने अपने शिविर को ऊंचे स्थान पर ले जाने का विचार किया। इसी बीच 17 मई को शेर शाह ने मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया। कीचड़ के कारण मुगल सैनिक तोपों का प्रयोग न कर सके और उनमें भगदड़ मची गई। इस प्रकार अफगानों ने बड़ी आसानी से कन्नौज के युद्ध में विजय प्राप्त की। मिर्जा हैदर के अनुसार इस युद्ध में मिर्जा हैदर एक इतिहासकार है, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि इस युद्ध में एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ और न एक भी तोप दागी गई। तो यह ऐसा युद्ध था कन्नौज का युद्ध, जिसमें क्या हुआ? ऐसा युद्ध था जिसमें ना तो एक घायल मतलब कि एक सैनिक भी घायल हुआ और ना एक जो है एक तोप भी दगी। ऐसा हो गया कन्नौज का युद्ध, और उस पर जो है किसने? हुमायूं और शेर शाह के बीच में यह युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में पराजित हो गया था हुमायूं, उसके बाद में दोबारा से वो लड़ने आया था। किससे? शेर शाह से। तो वो ये युद्ध था।
ठीक, तो चौसा के युद्ध के बारे में आपको हमने बता ही दिया। ठीक, एग्जाम से आपसे हुमायूं के बारे में पूछ सकता है। चौसा का युद्ध क्या था भाई, अब प्रश्न उठ ही गया, तो चौसा का युद्ध आपको बता दूं। चौसा का युद्ध जो था यह हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था। वही शेरशाह सूरी या शेर खां जो है वो एक ही है। ठीक, तो हुमायूं और शेरशाह मतलब कि शेर खान के बीच में शेर खां के बीच में जो है चौसा का युद्ध होता है। सर्वप्रथम हुमायूं ने संधि वार्ता चलानी चाहिए, किंतु इसके लिए शेर खान जो था वो तैयार नहीं था कि संधि करें। 3 महीने तक दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे का सामना किए हुए पड़ी रहीं। अंत में 25 जून को शेर खां की सेना ने अचानक क्या कर दिया, रात्रि में मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। अचानक आक्रमण से मुगल सैनिक बुरी तरह से भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। हुमायूं भाग करके प्राण मतलब कि हुमायूं जो था वो भाग करके प्राण बचाने के लिए घोड़े पर चढ़ा हुआ गंगा में कूद पड़ा। निजाम खां नामक भिस्ती ने उसे डूबने से बचाया। हुमायूं ने भी जो है भिस्ती को इस उपकार का बदलाव दिया और यह युद्ध बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर होने के कारण इसका नाम चौसा पड़ा है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध में सफलता के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और बाद में चल करके वो कन्नौज का युद्ध फिर लड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ें थी। हुमायूं के जीवन में एक प्रकार से बात की जाए तो बड़ी कठिनाइयाँ रहती थी। हुमायूं की 4 आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि हुमायूं की 4 प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो आप कैसे, पहली तो इनकी कठिनाई ये थी कि असंगठित साम्राज्य इनका हो गया था। दूसरी ये थी कि भाइयों का विरोध भी हो रहा था इनके प्रति, मतलब इनके प्रति भाइयों का विरोध भी हो रहा था। तो तीसरा क्या था कि रिक्त राजकोष था, राजकोष में पैसे नहीं थे। जो पैसे बाबर ने अपनी विजयों में जो धन कमाया था उसका उसने दुरुपयोग किया। अपने सरदारों और सैनिकों को प्रसन्न करने के लिए खुले हाथों से धन का जो है लुटा दिया, विवरण कर दिया। परिणाम स्वरूप राजकोष जो था वो खाली हो गया और जो हुमायूं के लिए कमाना बड़ा मुश्किल पड़ा। ओके, अफगानों की समस्या ये जो है एक प्रकार से चौथी समस्या। तो पहले क्या, असंगठित साम्राज्य, दूसरी क्या, भाइयों का विरोध, तीसरी क्या, रिक्त राजकोष, चौथा क्या, अफगानों की समस्या भी इनको रहती थी। तो ये था जो है कन्नौज के युद्ध के बारे में थोड़ी सी बातें जो हमने आपको सामने प्रस्तुत करी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा नंबर है कि हेमू कौन था। हेमू कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, तो हेमू के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया है कि हेमू जो है वो कौन था। तो हेमू जो था मेवात क्षेत्र के एक वैश्य जो है पूरनमल नाम का एक व्यक्ति है, वैश्य जाति का वैश्य का है, मतलब वैश्य पूरनमल का पुत्र था कौन, हेमू। ठीक, उसने अपनी योग्यता से शेर शाह के उत्तराधिकारियों के समय दिल्ली में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। मोहम्मद आदिल शाह के काल में वह अफगान साम्राज्य का प्रधानमंत्री भी बन गया था। 1556 ईस्वी की बात है मेरे भाई। हुमायूं की मृत्यु के बाद में जब मुगल साम्राज्य जो था अव्यवस्था में फैल गया था, अपनी शक्ति को संगठित कर ग्वालियर तथा आगरा पर विजय प्राप्त कर लिया इसने, हेमू ने, और दिल्ली के लिए भी प्रस्थान कर दिया। दिल्ली के मुगल सूबेदार जो है तांदी बेग ने जो है तुगलकाबाद तक आगे बढ़कर के हेमू का सामना किया, लेकिन वह युद्ध में परास्त हुआ और दिल्ली पर हेमू का अधिकार स्थापित हो गया। हेमू ने अपने को सम्राट घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लेकिन अकबर अपनी सेना व संरक्षक बैरम खान को साथ लेकर के दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को दोनों के बीच में क्या हुआ, घमासान युद्ध होता है अकबर के और हेमू के बीच में, जिससे अंततः अकबर की विजय हुई और हेमू को मौत के घाट उतार दिया गया। ये था किसका, ये था मेरे प्यारे दोस्तों हेमू और अकबर के बीच का युद्ध। और कौन सा युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाता है। जो अकबर और हेमू के बीच का युद्ध है ना, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कई परिणाम सामने आए, जैसे कि हेमू की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई, उसके पतन से हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का सपना जो था वह अधूरा रह गया। सपना जो था वह क्या रह गया, अधूरा रह गया। भारत से अफगानों की शक्ति सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। अकबर के अफगानों की जो आशाओं पर जो था वो पानी फिर गया। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। बाबर द्वारा स्थापित जो मुगल साम्राज्य था हुमायूं के समय जो समाप्त हो गया था, वह पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात अकबर ने दिल्ली में पुनः मुगलों का पताका लहराया और हेमू की पत्नी एवं पिता मेवात से भाग गए। इस पराजय से दिल्ली तथा आगरा पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और शेष भारत की विजय का मार्ग जो है धीरे धीरे प्रशस्त होता चला गया। हेमू की पराजय ने आदिल शाह के भाग्य का सर्वदा के लिए निर्णय कर दिया। तो ये था हेमू के बारे में कुछ बातें जो कि हमने आपके समक्ष बताई। आपसे पूछे कि जो है आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि बैरम खान कौन था। अगला प्रश्न वही है, बैरम खान कौन था। अगला प्रश्न देखिए, बैरम खान कौन था। बैरम खान कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, बैरम खान चूंकि जो था वो किसका जो है पिता थे, जो आपने जो है हिंदी में पढ़ा होगा रहीम दास को। तो रहीम दास का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना।
तो उन्हीं अब्दुल रहीम खान खाना के पिता है कौन? बैरम खान। ओके, ध्यान रखेंगे। तो बैरम खान जो थे वो अकबर के संरक्षक थे एवं प्रधानमंत्री भी थे उसकी सेना के। वह एक योग्य सेनापति तथा कुशल प्रशासक के रूप में जो है था। और शिया मुसलमान थे कौन? बैरम खान शिया मुसलमान भी थे। हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कला जो है नौर में संरक्षक बैरम खान ने एक चबूतरे पर अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया और अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे खाने खाना की उपाधि दी। तो जो है बैरम खान को किसकी उपाधि दी? खाने खाना की उपाधि दी। और अकबर ने बैरम खान के परामर्श से ही बादशाह बनने के बाद सबसे पहले पिता हुमायूं के प्रमुख व्यक्ति अबुल माली को बंदी बनाया। उसने 1556 ईस्वी पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया तथा पंजाब के शासक सिकंदर सूर को अंततः आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार बैरम खां की सलाह व सहयोग से अकबर ने कश्मीर से अजमेर और जौनपुर से काबुल तक के भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसके बदौलत? तो बैरम खान की बदौलत। अकबर मात्र 9 साल के थे जब गद्दी पर बैठे थे और जो बैरम खान थे उनके सहयोगी थे, संरक्षक थे और वही आगे चल करके सारी चीज़ें जो है उनका संभालते हैं और जो है आगे बढ़ती है। बैरम खान के पतन के कई कारण थे, जैसे कि अकबर का प्रधानमंत्री बनने के बाद बैरम खान अहंकारी हो गए और वह स्वयं को ही मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक मानने लगे। फिर अकबर के वयस्क होने के साथ दोनों में वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। बैरम खान की साम्राज्य में बढ़ती हुई ताकत से साम्राज्य के दूसरे आमिर जो थे वह ईर्ष्या करने लगे थे तथा इसके खिलाफ अकबर के अंतःपुर में षड्यंत्र जो है रचे जाने लगे थे। बैरम खान जो था शिया जो है मतावलंबी था तथा ईरानी था, जबकि मुगल जो थे वो सुन्नी थे और तुरानी थे जो बैरम खान से ईर्ष्या भी करते थे। तो इस प्रकार से बैरम खान का बाद में पतन भी हो जाता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ ले कभी कि हल्दी घाटी का युद्ध क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताइए। तो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व क्या है? तो आप बताएंगे हल्दी घाटी के बारे में, बड़ा फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का। तो आप लोग बड़े ध्यान से बस मेरी बातों को सुने। कभी कभी एग्जाम से वैसे प्रश्न पूछेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व बताइए, तो आप क्या बताओगे? आप लिखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की पराजय भले ही हो गई हो परंतु उसने अपने साहस, पराक्रम और युद्ध कौशल की अमिट छाप छोड़ी। कर्नल डाट एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत पर कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की सूरवीरता से पुनीत ना हो गई हो। हल्दी घाटी में विजय प्राप्त करने के बाद भी अकबर मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर सके। वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सका। वह ना तो महाराणा प्रताप को मृत्यु या जीवित बंदी बना सका और ना ही मेवाड़ को अपने अधीन कर सका। राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध अपना स्वतंत्र युद्ध जारी रखा और अपनी मृत्यु के पूर्व चित्तौड़ तथा मंडलगढ़ को छोड़कर अपने खोए हुए समस्त प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया तथा छापामार युद्ध पद्धति अपना करके मुगलों का मुकाबला शुरू कर दिया। तो हल्दी घाटी का युद्ध एक प्रकार से यही था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था और अकबर जो थे वो उनके सामने कभी आए ही नहीं। अकबर सामने आते तो शायद ना बच पाते, मेरे ख्याल से लगता है। उनका भाला वगैरह आप बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है था, एक घोड़ा था और कभी जो है कहा जाता है कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। आप जो है विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो देखेंगे, बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूब पर उनकी वीडियो है, बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई है। तो उनकी जो है केस स्टडी में है और उसमें देखेंगे, केस स्टडी नहीं, एक जो है उन्होंने अकबर और महाराणा प्रताप को लेकर के एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें उन्होंने खूब विस्तार से बताने का प्रयास किया है इस सभी के बारे में। तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चौथा नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1528 ईस्वी में अकबर ने समस्त जो है धर्मों को सार के रूप में, मतलब सभी धर्मों का थोड़ा थोड़ा चीज़ ले लिया और जो है एक धर्म बना दिया अकबर ने, वही है दीन ए इलाही, ठीक है। तो एक नवीन धर्म प्रचलित किया जिसे दीन ए इलाही के नाम से हम लोग जानते हैं। यह धर्म जो है रहस्यवाद, अध्यात्म, विद्या और प्रकृति पूजा का सम्मिश्रण था। उसमें पीर, पैगंबरों तथा देवी देवताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं किया गया था। और इसके सिद्धांत में 3-4 बातें कही गई जो आपके सामने मैं बताता हूँ। पहली बात ये थी कि इसमें कहा गया था कि ईश्वर जो है कैसा है? ईश्वर एक है। क्या कहा गया? कि ईश्वर एक है, अकबर उसका सर्वोच्च पुजारी है। मतलब ईश्वर एक है और अकबर का जो सबसे ऊंचा पुजारी है वह कौन है? अकबर ही है, जो कि भगवान की पूजा कर सकता है, मतलब कि वो सबसे ऊंचा है, अकबर ने अपने आप को बताया। दूसरी बात इसकी ये है कि इस धर्म के अनुयायियों को पारस्परिक अभिवादन के समय अल्लाह हो अकबर
तथा जल्ला जलालहू कहना पड़ता था। जो अल्लाहू अकबर आज ये लोग कहते हैं ना मुस्लिम लोग, तो वो अल्लाहू अकबर उसी के जो है दीन इलाही का ही है, वो जो है बुलवाता था अल्लाहू अकबर, ठीक, कि ईश्वर एक है, ठीक। जल्ला जलालहू कहना पड़ता था। तो ये दो बात, अल्लाहू अकबर जल्ला जलालहू ये कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात इसकी ये है दीन इलाही की, कि इस धर्म के अनुयायियों को अपनी मृत्यु के बाद दिए जाने वाले जो भोज अपने जीवन काल में ही देने पड़ते थे। मतलब जो इस धर्म के जो अनुयायी होते थे, अपनी मृत्यु के बाद जो भोज मतलब कि जो भोजन दिया जाता था वो अपने जीवन काल में ही देने पड़ते थे उनको। चौथी बात इसमें ये थी कि इस धर्म के अनुयायी अपनी वर्षगांठ के दिन भी एक भोज देते थे। जबकि वर्षगांठ होती थी इस धर्म के अनुयायियों की, तो उस दिन एक भोज देते थे, मतलब कि जो खाना वगैरह होता है, निमंत्रण वगैरह वो। साथ ही साथ इस धर्म के जो अनुयायी होते थे सम्राट को साष्टांग प्रणाम या फिर सिजदा करते थे। सिजदा माने होता है कि जो है अपने सर को झुका करके एकदम से उनके चरणों में एक प्रकार से करना, प्रणाम करना, साक्षात दंडवत जिसको कहते हैं, कि जो है हाथ जोड़ करके सीधे गिर जाओ उनके जो है चरणों पर, ये होता था सिजदा, ठीक है। अगला है मतलब सिर झुकाने को सिजदा, पैबोस को क्या कहते हैं, पैर को पकड़ना, ठीक। तो ये पैबोस तो नहीं, लेकिन सिजदा करने का साक्षात प्रणाम जिसको हिंदी में कहते हैं वो करते थे लोग, इस धर्म में था। अगला इस धर्म में था कि रविवार का दिन ही इस धर्म को ग्रहण करने के लिए ठहराया गया था, कि अगर कोई व्यक्ति जो है दीन इलाही धर्म में प्रवेश करना चाहता है तो रविवार को वो प्रवेश कर सकता है। इस धर्म के अनुयायियों को सम्राट के प्रति धन संपदा, मान सम्मान, जीवन और धर्म का बलिदान करने को जो है प्रस्तुत रहना पड़ता था, ये बातें थी। तो ये धर्म दीन इलाही था। तो ये चीज़ें जो है अकबर ने चालू करी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, औरंगजेब की दक्षिणी नीति के क्या परिणाम हुए। औरंगजेब के दक्षिणी नीति की क्या परिणाम हुए। आपसे क्या पूछा गया है कि औरंगजेब की जो दक्षिणी नीति औरंगजेब ने अपनाई थी उसके क्या परिणाम हुए। तो औरंगजेब ने जो दक्षिणी नीति अपनाई थी, मतलब दक्षिण भारत में विजय करने को, उसके परिणाम जो है हमारे सामने है। जैसे कि पहला परिणाम यही आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के अभियान से उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई। जब दक्षिण भारत में वो विजय हो जाएगा तो उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई, और उसके फैल जाने के कारण से चारों ओर विद्रोह की बाढ़ सी आ गई, केंद्रीय शासन शिथिल हो गया। तो ये पहला एक प्रकार से परिणाम। दूसरा परिणाम ये हुआ कि दक्षिण भारत के अभियान में मुगल सैनिकों तथा कर्मचारियों का उत्साह घट गया, वे अपने अपने घर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। दूसरा परिणाम। तीसरा परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य मतलब जो मुगल सरकार था दिवालिया हो गई थी, और सैकड़ों सिपाहियों तथा कुछ पदाधिकारियों को 3 वर्ष से वेतन नहीं मिला था। भूखे मरते लोगों ने मुगल सरकार के विरुद्ध उपद्रव कर दिया। इस प्रकार से ये परिणाम हुआ किसका, औरंगजेब की दक्षिण नीति का। चौथा परिणाम ये आप लिख सकते हैं कि चौथा परिणाम ये आप लिख सकते हैं कि जो है मुगल साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि उसका शासन जो है किसी एक केंद्र से तथा एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ें हो गई। चौथा परिणाम ये हुआ कि दक्षिण के युद्धों के कारण साहित्य और कला की उन्नति ना हो सकी। तो ये भी एक प्रकार से परिणाम हुआ। तो ये दक्षिण जो है नीति जो है ये थी। और आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है अगर औरंगजेब दक्षिण पर आक्रमण करने का मतलब कि दक्षिण पर उसने आक्रमण क्यों किया था, इसके क्या कारण थे, आपसे प्रश्न पूछे तो क्या कारण थे भाई। औरंगजेब के दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण आप देख लीजिए कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वह सिया मुसलमानों से घृणा करता था। अब हुआ कि बीजापुर और गोलकुंडा के शासक जो थे वो सियाही थे, और चूंकि ये सुन्नी था कौन, औरंगजेब, इसीलिए उनसे ईर्ष्या करता था। इसलिए पहला कारण ये हो सकता है कि उसने क्या किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। दूसरी बात कि दक्षिण के सुल्तानों ने कई वर्षों से जो है खिराज कर जो था वो नहीं दिया था। खिराज कर था जो कि एक प्रकार से दिया जाता था जो दिल्ली का सुल्तान होता था उसको, लेकिन उसको नहीं दिया गया। तीसरी बात ये है कि दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति बढ़ रही थी, तो ये भी एक प्रकार से उसका चिंता का विषय बन गया था, और वह उसके लिए भी आक्रमण करने के लिए उत्सुक हुआ था। चौथी बात आप कह सकते हैं कि विद्रोही अकबर ने दक्षिण में पहुंचकर मराठों की सहायता से खलबली मचा दी थी। तो इसलिए जो है उसने जो है आक्रमण किया किस पर, औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ये थे जो है उसकी जो है दक्षिण भारत की जो है नीति। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछता है औरंगजेब को लेकर के। एक प्रश्न और आता है कि औरंगजेब की राजपूती नीति मतलब राजपूतों के लिए उन्होंने जो नीतियां बनाई थी वो नीतियों के क्या परिणाम सामने आए। तो जो उसने औरंगजेब ने नीति बनाई थी राजपूत नीति, उसके कई परिणाम हमारे सामने आते। जैसे कि औरंगजेब ने राजपूत विरोधी कार्य करके उनके सहयोग से अपने को सदैव के लिए वंचित कर दिया। क्या कर दिया, वंचित कर दिया, मतलब कि इसकी नीति बेकार थी, ठीक नहीं थी। जो है ये एक प्रकार से हिंदुओं के प्रति बड़ा ही वो था, अहिंसक था, कहने का मतलब ये है।
ठीक सॉरी अहिंसक बोल रहा हूँ, हिंसक था। ओके। दूसरी बात ये, इसका परिणाम ये हुआ कि इस युद्धों में बहुत से सैनिक मारे गए और धन की हानि हुई, जिसका राजकोष पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और राजपूतों के कारण ही शहजादे अकबर ने विद्रोह किया। वह राजपूतों के सहयोग से मुगल सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और साथ ही साथ इस इन युद्धों से मुगलों की सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई और दुर्गा दास के शौर्य से संसार को मुगल शक्ति की कमजोरी का ज्ञान हो गया। राजपूतों के सहयोग के अभाव में औरंगजेब को बहुत कष्ट उठाने पड़े। राजपूत अब मुगलों से घृणा करने लगे थे और वो अकबर दूसरे थे, ये दूसरा अकबर था जो विद्रोह कर रहा था। ये आप समझ लीजिए। ओके। आपसे पूछे कि मुगल साम्राज्य के जो है पतन के कोई कारण बताइए, कोई 4 कारण या कोई 3 कारण बताइए। तो मुगल साम्राज्य के कई कारण थे जो है पतन के, जैसे कि उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था। मुसलमान शासन में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। सभी मुगल शहजादे अपने योग्यता का डंका बजा करके सिंहासन के लिए लड़ते रहते थे, तो ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि अयोग्य अधिकारी हुआ करते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह और उसके बाद में ऐसे शासक थे जिसने शासन भार संभालने की क्षमता ही नहीं थी और ये जो है इनका पतन जो है निश्चित हो गया। तो ये कारण आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। अगला प्रश्न का आपसे पूछा क्या गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, औरंगजेब की दक्षिण नीति हो गई आपकी। अगला प्रश्न है मुगल कालीन सूबेदार के कार्य बताइए। मुगल कालीन सूबेदार के कार्य बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल कालीन जो सूबेदार होते थे वो उनका कार्य क्या था। मुगल कालीन जो सूबेदार होते थे उनके काल क्या थे, कि कार्य क्या थे। तो मुगल कालीन जो है सूबेदार को सूबे अर्थात प्रांत की शासन व्यवस्था का प्रधान अधिकारी बनाया गया था। इसे सिपाह सालार या फिर निजाम के नाम से भी पुकारा जाता था। सूबेदार की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती थी कि जो सम्राट होगा वही सूबेदार को बनाएगा। सूबेदार को सिपाह सालार या फिर निजाम के नाम से भी हम लोग पुकारते थे, हम लोग क्या वो लोग पुकारते थे। ठीक इसका कार्य ये होता था, पहला कार्य आप सुनिए, कि प्रांतों में शक्ति एवं सुव्यवस्था को बनाए रखे जो है सूबेदार का काम होता था। दूसरा कार्य ये था कि सम्राट की आज्ञाओं का पालन करे और तीसरा कार्य ये था कि प्रांत में राजस्व वसूली में सहयोग करे, कर वगैरह वसूलने में सहयोग करे। साथ ही साथ इसका ये कार्य था कि प्रजा के हितों की रक्षा एवं वृद्धि करे। साथ ही साथ इसका अगला कार्य था कि न्याय प्रदान करे सभी लोगों को। छठवां कार्य ये था इसका कि प्रांतीय कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे। और कार्य था कि पुल वगैरह बनवाना हो, सड़क बनवाना हो, सरायों के की निर्माण करवाना हो, तो उन सभी का निर्माण वगैरह करवाने के लिए राजा को बताए कि हाँ इसका करवाना है, उसकी देख रेख करे। ये सब चीज़ें कार्य था इसका। और अगला कार्य था इसका कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र की सैनिक सहायता भी करे ये सूबेदार, कि सैनिक सहायता करने, किसी युद्ध वगैरह छिड़ गया तो सैनिक के रूप में सहायता भी करे। ठीक है, और लोगों को सैनिक में भर्ती भी करवाए। और नौवां यह था कि जो है माह में 2 बार प्रांत की रिपोर्ट जो है सम्राट के पास जाए कि हाँ प्रांत में अर्थात जो सूबा है उस सूबे में क्या चल रहा है, जो क्षेत्र है जो उसके अंडर में आया है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें जो है उसको बताना पड़ता था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मुगल कालीन शासन व्यवस्था की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ ले कि मुगल कालीन शासन व्यवस्था की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है बड़े आसानी से। ओके, तो पहली विशेषता ये है मुगल कालीन व्यवस्था की कि मुगल शासन व्यवस्था विदेशी प्रभाव से युक्त थी। इस प्रशासन का मूल अधिकार आधार ईरान और अरब राज्य संस्थाओं का था। ठीक, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये थी इसकी कि मुगल शासन सैनिक पद्धति पर आधारित था। शासन व्यवस्था में जो भी उत्तराधिकारी हुआ करता था वह सैनिक हुआ करता था। तीसरी बात ये थी इसमें कि मुगलों के शासनकाल में राजा का समस्त शासन केंद्र में केंद्र से संचालित होता था। केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी प्रांतों के उच्चाधिकारी आदि सम्राट द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हमने आपको बता दी। तो कभी एग्जाम से अगर पूछ ले तो आप बड़े आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन 4 स्मारकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मुगल कालीन 4 स्मारकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, आपसे प्रश्न पूछा गया। तो भाई मुगल कालीन 4 स्मारकों का संक्षिप्त परिचय, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले क्या पता है आप सभी लोगों को? ताजमहल। सबसे पहला जो है क्या है भाई? ताजमहल। ताजमहल जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने उनकी जो है बेगम थी मुमताज महल, उनके जो है स्मारक के रूप में उनके जो है स्मारक के रूप में आगरा में यमुना नदी के किनारे जो है
है इसको बनवाया था, किसको, ताजमहल को। ठीक है, इसके बनने में 22 वर्ष लगे थे। कहा जाता है कि इसको बनाने में 22 वर्ष का समय लगा था और उस समय के 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उस समय जो 50 लाख जो मुद्राएं चलती थी वो खर्च हुई थी। आप सोचिए, ताजमहल के बनने 50 लाख मुद्रा उस समय की, और इसके साथ ही साथ 22 वर्ष लगे थे। ओके, दूसरी बात इसकी ये है, दूसरा जो है इमारत, आप जैसे जामा मस्जिद है, ये भी मुगल कालीन ही मस्जिद है, तो जामा मस्जिद भी इसी काल में बनी। जामा मस्जिद लाल किले के समान लाल पत्थर की बनाई गई है। इसके बनने में 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और साथ ही साथ 5 साल का समय जामा मस्जिद को बनाने में लगा है। और भारत की जामा मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद यही है, जामा मस्जिद। तो भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में से सबसे बड़ी यही जामा मस्जिद है। ओके, तीसरा इमारत आप बता सकते हैं बड़े आसानी से, लाल किला। लाल किला भी जो है दिल्ली में यमुना नदी किनारे बना हुआ है। इसमें रंग महल, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब जो है इमारतें ये लाल किला के अंदर ही जो है हैं। लाल किले में कौन कौन सी इमारतें हैं, रंग महल है, दीवाने खास है, दीवाने आम है। ठीक है, ये सब लाल किला के अंदर ही बना हुआ है। चौथी इमारत आप बता सकते हैं मुगल काल की, जो है तख्त ए ताउस। क्या, तख्त ए ताउस, मतलब यह मयूर की आकृति का बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस, दोनों की बातें एक है। ठीक, तो तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन, ये दोनों एक ही बातें हैं। यह 12 खंभों पर स्थित है, कौन, मयूर सिंहासन, जिन पर बहुत कीमतों वाले हीरे जवाहरात के जो मोर हैं वो बनाए गए हैं, मयूर बनाए गए हैं। इसके निर्माण में 7 साल का समय लगा था और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। जो है तख्ते ताउस बनाने में कितने रुपए खर्चा हुआ था, 1 लाख रुपए का खर्च हुआ था और 50 लाख रुपए का खर्च हुआ था किसमें, ताजमहल में। अर्थात ताजमहल से ज़्यादा रुपए खर्च हुए थे किसमें, तख्ते ताउस में, मयूर सिंहासन बनाने में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न और पूछ सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वोत्तम विकास हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो कैसे विकास हुआ भाई, चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ, तो कैसे हुआ। तो जहांगीर को चित्रकला से विशेष अनुराग था। आप लिखेंगे कि वह जो जहांगीर था चित्रकारों को आश्रय देता था। भारत में चित्रकला का चरम विकास उसी के समय में हुआ। वह चित्रकारों का अच्छा पारखी भी था। तुझ के जहांगीरी में कहा गया है कि जहाँ तक मेरा संबंध है चित्रकारी तथा उसका जो है निर्णय करने का मेरा अभ्यास इस सीमा तक पहुंच गया है कि जब कोई काम मेरे सन्मुख लाया जाता है, चाहे वह किसी निम्न कोटि के ही कलाकार का क्यों ना हो अथवा वर्तमान काल का हो, और मुझे उनके नाम भी ना बतलाए जाएं, परंतु मैं देखते ही बतला दूंगा कि यह काम किस व्यक्ति ने किया है, अमुक व्यक्ति का है या फिर किसका है। तो जहांगीर ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार था कि वो बता दे, अगर एक बार उसके सामने अगर उसने चित्र बनाया है तो दोबारा अगर वो आ जाता है तो बता देगा कि हाँ ये चित्र इसने बनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि जहांगीर जो था चित्रकला का अच्छा पारखी था और इसीलिए जो है इसके चित्रकारी जो है इसके शासनकाल में बहुत ही फेमस थी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है मुगल काल की लिखित 2 ऐतिहासिक ग्रंथों का नाम बताइए। मुगल कालीन के जो है लिखित 2 ऐतिहासिक ग्रंथ कोई नाम बताइए। तो पहला है मेरे प्यारे दोस्तों कौन, बाबरनामा। पहला कौन सा है, पहली जो है ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है, बाबरनामा है, जो मुगल काल में लिखी गई। बाबर द्वारा रचित है तुझ के बाबरी को ही बाबरनामा कहा जाता है। मुगल काल का प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है और यह उस युग के भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालता है मुगल कालीन के। ठीक है, दूसरी रचना आप बता सकते हैं, आईने अकबरी। आईने अकबरी का रचनाकार अबुल फजल था। इस ग्रंथ से अकबर के समय के भारत का ज्ञान प्राप्त होता है, उतना ही महत्व जितना चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में भारत के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक वही कार्य जो है आईने अकबरी करता है अकबर के समय का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुस्तकें हमने आपके समक्ष बता दी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, तो 4 स्मारकों के बारे में हो गया। अब अगला प्रश्न, अगली स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि क्या है, एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ये पुरंदर की संधि जो थी उससे आप क्या समझते हैं। पुरंदर की संधि लेकर के आप लिस्ट छोड़ दिया गया। तो शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत पर धावा बोल करके उसे लूट लिया। इस लूट में शिवाजी को 10 करोड़ से अधिक जो है धन मिला। सूरत की लूट से दुखी होकर के औरंगजेब ने जय सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। उन्होंने पुरंदर का घेरा डाल दिया।
मुगल सेना ने मराठों के ग्रामों और खेतों को उजाड़ दिया। भयंकर गोलाबारी में मराठा सेनापति मुगल राव जी प्रभुवीर गति को प्राप्त हुए। फलतः शिवाजी को आत्मसमर्पण भी करना पड़ा। तो ये पुरंदर की संधि जो है थी। पुरंदर की संधि से यही था कि जो है जब 1664 ईस्वी में सूरत पर धावा बोल दिया शिवाजी ने, तो उनको एक प्रकार से बंदी बना लिया गया, आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक संधि करनी पड़ी। पुरंदर की संधि की क्या क्या शर्तें थी इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पुरंदर की जो है जो संधि हुई थी जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में हुई थी। पहली संधि ये थी कि शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दिए। शिवाजी ने 23 किलों को मुगलों को दे दिया, जिनकी वर्षीय मतलब जो एक वर्ष में जो कमाई था उस किलों से जो है 4 लाख रुपए था, मतलब 4 लाख डून था। उस समय डून चल रहा था, तो 4 लाख डून जो है उस समय था। और जो है किले शिवाजी ने अपने अधिकार में रखे। तो वार्षिक आय जो है 4 लाख डून थी और किले जो थे वो शिवाजी ने अपने अधिकार में रखे। बाकी उनकी कमाई को जो है उनको देना पड़ा। दूसरी बात मतलब दूसरा जो है इसकी शर्त ये थी कि शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे उनको मुगल दरबार में 5000 का मनसब बना दिया गया और जो है जागीर मिली। और साथ ही साथ तीसरी शर्त इसकी ये थी कि शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता का आश्वासन भी दिया। चौथी बात ये थी कि राजा जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया और उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। तो राजा जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी को मुगल शासन से चलने का अनुरोध किया और उनकी सुरक्षा का जो भार था वो अपने कंधों पर ले लिया। किसने किसने? जयसिंह ने और उनके पुत्र राम सिंह ने। तो ये है पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि का महत्व क्या है भाई? तो पुरंदर की संधि का इतिहास में अत्यधिक महत्व देखा जाता है। यह जयसिंह की महान राजनीतिक विजय थी। मुगलों का एक भयंकर शत्रु मित्र बन गया। तो पुरंदर की संधि के बारे में हमने आपको बताया। ओके, पुरंदर की संधि आपकी हो गई। पुरंदर की संधि की शर्तें वगैरह हमने आपको समझा दी, उसका महत्व भी बता दिया। आपसे पूछे कि बाबरनामा का क्या महत्व है, तो आप क्या लिखेंगे? तो बाबरनामा का महत्व जो है, चूँकि बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है जो तत्कालिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे मतलब इसमें बात की जाए बाबरनामा में, तो बाबर की महानता और दुर्बलताओं के रोचक वर्णन के साथ साथ भारत की तत्कालिक दशा का भी आलोचनात्मक वर्णन मिलता है। इसमें बड़े ही कल्पनात्मक ढंग से सत्य वर्णन किया गया है। उसके घूमने जाने, मद्यपान की गोष्ठियों, बागों के आनंद तथा भौगोलिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से के सूक्ष्म निरीक्षणों का आदि इन सभी का वर्णन बाबरनामा में मिलता है। तो बाबरनामा इस दृष्टि से महत्व है इसका। आपसे अगला प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है क्या? यहाँ पर देखें प्रश्न, मुगल कालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मुगल कालीन इतिहास जानने के स्रोत मतलब कि प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो मुगल कालीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से भाई? सबसे पहला तमाम सारे स्रोत हैं, जैसे कि बाबरनामा हो गया। इतिहास जानने के स्रोत जैसे बाबरनामा हो गया, यानी तुझे के बाबरी जिसको कहते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से, कौन? क्या आपने बताया? तारीख़ रसीरी मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने लिखी थी इसको। ठीक, हुमायूं नामा होगा, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और जो है ताजकी रात उल वाक़ियात, ये जौहर आफ्ताबजी ने लिखा था इसको, और ये भी इतिहास जानने के स्रोत है। और अगली रचना आप अकबरनामा लिख सकते हैं, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। अगला है आईने अकबरी, ये भी अबुल फजल की रचना है। एंसाए अबुल फजल, तबकात अकबरी, ये सब निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। मुंतखब उत तारीख बदायूनी ने लिखा था। तुझ के जहांगीर ने स्वयं लिखा था। बादशाहनामा जो है अबुल हसीद लाहौरी ने लिखा था। ये सब रचनाएं जो है जो मुग़ल कालीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। ओके, मुंतरूब उत तारीख, ये खुफी खान ने लिखी थी। ये सब प्रमुख रचनाएं हैं जो कि मुग़ल कालीन जो है इतिहास जानने की स्रोत हैं। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी? इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न है, मुग़ल प्रांतीय शासन कितने सूबों में बटा हुआ था? मुग़ल कालीन जो शासन था वो कितने सूबों में बटा हुआ था? तो मुग़ल कालीन जो साम्राज्य है वो 18 सूबों में बटा हुआ था। कितने सूबों में भाई? 18 सूबों में बटा हुआ था। सूबा माने होता है प्रांत, ठीक है।
सूबा माने क्या होता है, प्रांत। तो मुगल प्रांतीय शासन जो था वो कितने सूबों में व्यक्त था, 18 सूबों में व्यक्त था। पहला था कौन सा, पहला सूबा है काबुल, दूसरा सूबा कौन सा है, मुल्तान, तीसरा सूबा कौन सा था, लाहौर, चौथा सूबा कौन सा था आपका, चौथा सूबा था मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली, पांचवा सूबा था आपका आगरा, छठवां सूबा था इलाहाबाद, सातवां था अवध, आठवां था आपका कौन, बंगाल, नौवां था कौन सा, बिहार, और आपका 10वां क्या था, अजमेर, 11वां क्या था, मालवा, 11वां क्या था भाई, मालवा था 11वां, 12वां क्या था, गुजरात, 13वां क्या था, खानदेश, 13वां क्या था, खानदेश, ओके। 14वां कौन सा था, बरार, 14वां कौन सा था, बरार, 15वां था आपका अहमदनगर, 15वां क्या था, अहमदनगर, 16वां कौन सा था, उड़ीसा, 17वां कौन सा था, कश्मीर, और 18वां था आपका सिंध। ये 18 सूबों में बटा हुआ था कौन, प्रांतीय शासन, जो कि मुगल कालीन था। तो मुगल कालीन प्रांतीय शासन मुख्य रूप से 18 सूबों में बटा हुआ था। जैसे कि पहला सूबा काबुल, मुल्तान, काबुल मैं पढ़ दे रहा हूँ, काबुल, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, अजमेर, मालवा, गुजरात, खानदेश, बरार, अहमदनगर, उड़ीसा, कश्मीर, सिंध। क्या, फिर से एक बार सुनिए, काबुल, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, अजमेर, मालवा, गुजरात, खानदेश, बरार, अहमदनगर, उड़ीसा, कश्मीर और सिंध। ये 18 सूबों में बटा हुआ था। आपसे एग्जाम से प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो है मुगल बादशाह की क्या स्थिति थी। तो मुगल शासन काल में राजा कोई गलती नहीं कर सकता था, राजा कोई गलती नहीं कर सकता था। द किंग कैन डू नॉट रॉन्ग का सिद्धांत जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर सत्य था। मुगल सम्राट असीम शक्ति संपन्न एवं सर्वोसर्वा होते थे। शासन संबंधी समस्त शक्तियाँ सम्राट के हाथों में निहित होती थी, मतलब केंद्रित थी। साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ सेना का प्रधान सेनापति, न्याय का मुख्य न्यायाधीश तथा धार्मिक क्षेत्र का प्रधान था। किंतु मुगल बादशाह स्वेच्छाचारी एवं उदार सम्राट थे। कहने का मतलब यहाँ पर यही इनकी स्थिति यही है। आपसे कहे औरंगजेब का मूल्यांकन कीजिए, तो औरंगजेब जो था वो एक परिश्रमी, योग्य एवं सफल सेनानायक था। तुर्की, फारसी व अंग्रेजी हिंदी का अच्छा ज्ञान रखता था। वो राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की देखभाल वह स्वयं किया करता था। वह एक महत्वाकांक्षी तथा साम्राज्यवादी बादशाह था, लेकिन वह अपने पूर्वजों की भांति अपनी सेना को रण कौशल नहीं सिखा सका और न सेना के नैतिक स्तर को ऊंचा कर सका, और एक प्रकार से हिंसक भी था जो है अगले धर्मों के लिए। ठीक, ये चीज़ें हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि औरंगजेब और मेवाड़ के जो बीच में संधि हुई थी 1681 ईस्वी में, उसके बारे में बताइए। तो 15 जून 1681 ईस्वी को एक संधि हुई थी औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में। कौन सी संधि थी? राणा जाजिया, जो राणा थे, जजिया कर देने के स्थान पर स्थान पर क्या कर दिया, मॉडल और बदनौर के परगने मुगल सरकार के सुपुर्द करेगा। ये उसमें संधि में बताई गई। दूसरी बताई गई बात कि मुगल सरकार मेवाड़ से अपनी फौजों को हटा लेगी। तीसरी बात ये थी कि राणा को उसके वतन की भूमि लौटा दी जाएगी। चौथी थी कि जयसिंह को 5000 का मनसब दिया जाएगा तथा उसे राणा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो है औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में संधि हुई थी 1681 में, 15 जून की बात है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ओके। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब जो है ये आपका अति लघुत्तरीय टाइप के जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। अब आपके यहाँ पर लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। कैसे? लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न जो है वो यहीं से अब शुरू होंगे और लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। किस पर भाई? लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। आपसे हमने पानीपत का युद्ध तो बताया नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बड़ा फेमस युद्ध है। और इसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी, इसके परिणाम यही हुआ था कि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा जाता है। दिल्ली में लोदी वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। वहीं से इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद में 1526 ईस्वी में युद्ध होता है। और दूसरी इसका परिणाम यह हुआ कि इब्राहिम लोदी के क्रूर शासन के साथ मुगलों का उद्धार एवं सुंदर शासन स्थापित हुआ। इसके साथ ही साथ बाबर ने युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया, जिससे भारतीय युद्ध प्रणाली में नया परिवर्तन आया। तोपखानों का प्रयोग इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था और ये एक प्रकार से अपने आप में नया था। चौथी बात ये थी कि इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत को अत्यधिक धन और जन की क्षति हुई। बाबर को अपार धनराशि प्राप्त हो जाती है, जिससे उसने अपनी प्रजा और सैनिकों में जो है बांट देता है। ठीक, और पांचवा परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं की आशाओं पर पानी फिर गया और उन्हें अपनी अयोग्यता का ज्ञान भी हुआ इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई।
जब एक प्रश्न पूछा आता है कि जब बाबर के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए, कैसी थी भारत की सामाजिक व्यवस्था। तो जो है सामंत वर्ग में बटा हुआ था। सामंत वर्ग था उस समय, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये 3 वर्गों में जो है बटा हुआ था जब बाबर के आक्रमण, मतलब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तब। तो समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, उस जो है सामंत वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, 3 वर्गों में बटा हुआ था। सामंत वर्ग में बड़े बड़े अमीर, सरदार, काजी और सामंत लोग जो होते थे वो शामिल किए जाते थे। मध्यम वर्ग में वे लोग होते थे जो राज्य के कर्मचारी हो गए, बौद्धिक लोग हो गए या व्यापारी वर्ग के लोग हो गए, ये मध्यम वर्ग में आते थे। और निम्न वर्ग में जो थे वह कृषक आते थे, मजदूर आते थे, कारीगर वगैरह ये सब आते थे। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि खानवा के युद्ध के परिणाम का वर्णन कीजिए। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो जो है उसका परिणाम क्या हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो था पानीपत की युद्ध की भांति ही निर्णायक सिद्ध हुआ और राजपूतों की शक्ति समाप्त हो जाती है। पानीपत के युद्ध में बाबर को शक्ति, मतलब पानीपत के युद्ध ने बाबर को शक्ति प्रदान की और खानवा के युद्ध में युद्ध ने उसको सुरक्षा दे दी। राजपूत प्रभुत्व का भय जो गत कुछ वर्षों से भारत में मुसलमानों की आंखों में अस्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा था, एक बार सर्वदा के लिए दूर हो गया। इस विजय के बाद राजपूत एकता छिन्न भी हो गई थी। और चौथा परिणाम यह हुआ कि राजपूतों का हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना भी अधूरा रह गया था। पांचवी बात यह हुई कि बाबर के राज्य, मतलब कि राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन आ गया। उसने अपनी सुल्तान की उपाधि त्याग कर बादशाह की जो है पर्शियन उपाधि धारण कर ली। तो ये एक प्रकार से कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई। अब जो है हम समझते हैं खंडवा, और खंडवा में आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उसके आपको कैसे उत्तर लिखने होंगे। उसके मेरे प्यारे दोस्तों आपको उत्तर लिखने होंगे आपको 200 शब्दों में उस प्रश्न के। ठीक है, अब प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि शिवाजी के शासन प्रबंध जो था उनका वर्णन कीजिए। यह आपसे क्या प्रश्न, कैसा प्रश्न पूछा गया भाई, कैसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये लघुत्तरी टाइप का प्रश्न है कि शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है इसका। आप लोग सभी लोग देखेंगे कौन कौन लोग इसका उत्तर जानता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि आखिरकार इसका जो है आंसर आप कैसे लिखें। शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन आप कैसे कर सकते हैं, 200 शब्दों में करना है। तो शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी न केवल उच्च कोटि के सेनापति थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे एवं कूटनीतिज्ञ भी शिवाजी थे, और वे सफल शासक भी थे। प्रशासन की दृष्टि से उनकी तुलना किसी भी मध्यकालीन शासक से नहीं की जा सकती, मतलब किसी भी मध्यकालीन शासक से की भी जा सकती है। और आधुनिक शोधों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि उनका शासन किसी अंश में तो मुगल शासकों से भी श्रेष्ठ था, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि शिवाजी एक कुशल सेनानायक अथवा एक कुशल विजेता की ही भांति नहीं थे, वह एक जो है उच्च कोटि के सफल शासक भी थे। शिवाजी वाज नॉट जो है मोरली अ डेयरिंग सोल्जर एंड अ सक्सेसफुल मिलिट्री जो है कनक्वेरर बट आल्सो अ इनलाइट रूरल ऑफ हिज पीपल। ये कहते हैं डॉक्टर आर.सी. जो है मजूमदार। ओके, और इनकी बात की जाए तो इनमें जैसे कि ये जो है इनका जो है जो शिवाजी थे वो मध्यकालीन शासकों की भांति शिवाजी निरंकुश शासक थे। शासन की संपूर्ण शक्ति मतलब उन्हीं में केंद्रित थी। वे प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान भी रखते थे, इसीलिए उन्हें दयालु शासक भी कहा जाता है। और शिवाजी जो थे परामर्श लेने के, मतलब कि उन्होंने अपने परामर्श देने के लिए एक समिति भी रखी थी जो कि अष्टप्रधान के नाम से जानी जाती थी। शिवाजी में 8 जो थे वो प्रधान रहते थे मुख्य रूप से। पहला था पेशवा, दूसरा था आमात्य यानी मजूमदार, तीसरा था मंत्री या फिर वाकया का नवीस, और चौथा होता था सचिव यानी कि सूर नवीस, और सुमंत था जो है दबीर जिसको कहा जाता था। सेनापति जो है सर ए नौबत पंडित राव होते थे, यानी सदर जो है मोहितसिब उस समय के न्यायाधीश होते थे। ये 8 होते थे। तो इनके जो है इनकी संख्या 8 होती थी, किसकी, अष्टप्रधान की। ये समस्त मंत्री शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। अष्टप्रधान जैसे कि पेशवा जो होते थे, यह पेशवा जो है एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है प्रधानमंत्री। तो वह शासन के कार्यों पर दृष्टि रखता था पेशवा, और शासन कार्य संचालित करता था और सभी मंत्रियों के कार्यों की जांच पड़ताल भी करता था। कौन, पेशवा। राजा समस्त सरकारी पत्रों एवं जो है आदेशों पर राजा की मोहर के नीचे जो है पेशवा की ही मोहर लगाई जाती थी। तो इस पद पर प्रायः ब्राह्मण ही लोग, जो ब्राह्मण लोग होते थे वह पेशवा पर की गद्दी पर बैठते थे। तो शिवाजी जो थे
उनकी जो पेशवा वाला जो एक प्रकार से जो शब्द था उस पर ब्राह्मण ही लोग बैठा करते थे। दूसरी बात ये कि यह जो है अगला जो था वो अमात्य, तो अमात्य जो थे उनको मजूमदार भी कहा जाता था। तो यह राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। जो मजूमदार होता था यानी अमात्य जो होते वो राजस्व विभाग का अध्यक्ष हुआ करते थे। राज्य की समस्त आय व्यय की विवरण जो था ये अमात्य के पास ही हुआ करता था। आय व्यय के सब जो है लेखों की जांच कर उन पर हस्ताक्षर वगैरह करने का काम अमात्य का हुआ करता था। तीसरा जो था वो मंत्री था। मंत्री यानी वाकाया नबीस, और मंत्री जो था राजा के दैनिक कार्यों तथा गृह प्रबंध का लेखा जोखा रखता था और हर समय राजभवन में रहता था। कौन? मंत्री। और तमाम रिकॉर्ड उसी के हाथों में रहते थे। वह राजा की रक्षा के लिए भी उत्तरदायी रहता था। कौन? मंत्री। चौथा जो पद था सचिव का था। वो उस सचिव के पद को सूरनबीस मतलब कि सुरुनबीस के नाम से भी जाना जाता था और यह एक सरकारी पत्र व्यवहार का कार्य किया करता था। परगनों के हिसाब की जांच का उत्तरदायित्व किसके हाथ में था? सचिव के हाथ में ही था। अगले थे पांचवा सुमंत। सुमंत जो होते थे उनको दाबीर भी कहा जाता था और यह वैदेशिक विभाग का मंत्री था। मतलब विदेश वगैरह जो था वो सुमंत देखते थे। मतलब विदेशी मामला था, मतलब विदेश मंत्री एक प्रकार से। और संधि विग्रहों के मामलों में राजा को परामर्श वगैरह देता था। यह विदेशी राजदूतों तथा प्रतिनिधित्वों की देखभाल भी करता था। तो ये थे। छठवां था सेनापति। सेनापति अर्थात जो है सर ए नौबत जिसको कहा जाता था और यह सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था सेनापति। इसका कार्य सेना की भर्ती करवाना, उसको संगठन करना, अनुशासन रखना, उन पर युद्ध के क्षेत्र में सेना की तैनाती करना, ये सब कार्य सेनापति का होता था। सातवें होते थे पंडित यानी राव। तो पंडित राव जो होते थे उनको सदर जो है मुहतसिब कहा जाता था और यह दान विभाग का मुख्य अधिकारी होते थे पंडित राव। और इनका मुख्य कार्य धार्मिक कृत्यों की तिथि निश्चित करना हुआ और पापाचार जो थे और धर्म भ्रष्टता के लिए दंड देना, ब्राह्मणों में दान बंटवाना एवं धर्म जाति संबंधी झगड़ों का निपटारा और प्रजा के आचरण को सुधारना, ये कार्य था किसका? पंडित राव का। ओके। आठवां जो पद था वो न्यायाधीश का पद था और यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। इसका कार्य न्याय की व्यवस्था करना होता था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों का निर्णय यही करता था। वह छोटी अदालतों के विरुद्ध अपीलें भी सुना करता था। तो ये सब था इसका एक प्रकार से शासन प्रबंध जो कि हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और भी थे प्रांतीय शासन में शिवाजी का 4 विशाल जो है साम्राज्य था वो 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था उत्तरी प्रांत, दूसरा दक्षिणी प्रांत, तीसरा दक्षिणी पूर्वी प्रांत और चौथा था सुदूर दक्षिणी प्रांत। जैसे कि जो उत्तरी प्रांत में इनमें सूरत, पूना ये सब देश सम्मिलित थे। ठीक है। और दक्षिणी प्रांत में कोंकण, दक्षिणी बम्बई, सामंतीबाड़ी और उत्तरी कनारा का समुद्र तट जो था वो सम्मिलित था। अन्ना जी दंतों के अधीन था यह। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी प्रांत जो था सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़ ये सब क्षेत्र उसमें आते थे दक्षिणी पूर्वी प्रांत में। और इसके जो है दंतोजी पंत जो थे उनके अधीन में दक्षिणी पूर्वी प्रांत था। उत्तरी प्रांत जो था वो पिंगले के अधिकार में था, जो है त्रिबंक पिंगले के जो है अधिकार में था। और जो सुदूरी पूर्वी जो दक्षिणी प्रांत सुदूर दक्षिणी प्रांत था उसके क्षेत्र में जो है जो हाल ही में जीते गए जो क्षेत्र थे उनको सम्मिलित किया गया था और सेना के अधिकार में वो रखा गया था। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से जो है शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन जो कि हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के जो पतन हुए हैं उनका क्या क्या कारण था, इसको बताने का प्रयास करें। इसके कई कारण थे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहीं पर बताने लगेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो है अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न ने बता ही दिए और लघुत्तरी टाइप के प्रश्न जो है अभी बताने में लगेंगे तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे आप जान लीजिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे। पहला था कि उत्तराधिकार के निश्चित नियम का इसमें अभाव हुआ करता था कि किसको उत्तराधिकार दिया जाए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं था। इसलिए प्रत्येक शासक की मृत्यु पर न केवल उसके जो है अन्य जो उसके जो पुत्र थे उसको शासन न मिलते, जो जिसको शासन था, जिसके पास शक्ति होती थी वही शासन में कर लेता, कि शासन करता था। मरने का इंतजार भी नहीं होता था, उसको बंदी बना करके खुद ही शासन कर लिया जाता था। तो मुगल साम्राज्य का पतन का कारण ये था कि उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था इसमें। दूसरा कारण ये था कि मुगल सम्राटों का चरित्र जो था वो पतन की ओर जो है प्रकार से उनका चरित्र ठीक ठाक नहीं था। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण यही था कि मुगल सम्राटों के चरित्र का धीरे धीरे क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। मुगल सरकार केंद्रित तो थी किंतु वह अत्यंत नियंत्रणहीन हो गई थी। इस प्रकार की सरकार से में शासन की सफलता या विफलता शासक के व्यक्तित्व और चरित्र पर ही निर्भर करती है। प्रथम 6 मुगल सम्राट योग्य और चरित्रवान थे किंतु
औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक जितने सम्राट हुए वे नाम मात्र के ही सम्राट थे। इनमें ना योग्यता थी और ना ही दृढ़ शक्ति मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो ये इस प्रकार से औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम तो को तो लोग जो है मस्त राजा ही कहा करते थे। उसका उत्तराधिकारी जहांदार शाह जो था वो दुर्व्यसनी था और मूर्ख भी था। फर्रुख शेर के समान तो मुगल वंश में कोई डरपोक तो हुआ ही नहीं और मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हो गया था वो बाद में चल करके। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि सेना में अकुशलता थी। इसकी सेना में क्या थी? अकुशलता थी। मुगल सेना निकम्मी हो गई थी। उसका मौलिक संगठन दोषपूर्ण था। इसकी अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग भर्ती की जाती थी और वे ही इनकी देखरेख ही क्या करती थी। सेना की देखरेख के लिए तथा इन लोगों के लिए अच्छे लगान की भूमि नाप कर दी गई थी। सिपाहियों को शाही खजाने से वेतन नहीं मिलता था बल्कि मनसबदार ही उन्हें वेतन दे दिया करते थे। अतः सिपाही मनसबदार को ही अपना सरदार समझने लगे। अफसर नहीं समझते थे, उसका अपना सेनापति जो है मनसबदार को ही समझने लगे और वेतन जो है उन्हीं से लेने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ? सीधे राजस्व संपर्क नहीं हुआ। इस कारण से सेना में किसी प्रकार का जो है अनुशासन नहीं रह सका और सेना जो है इधर उधर जो है झुंडों में भेड़ों के झुंड के समान बन गई और एक प्रकार से ये एक कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। चौथा कारण था आर्थिक संकट था। अकबर के पक्षपातहीन धार्मिक प्रणाली की स्थापना की थी। उससे देश समृद्ध तो हुआ था, सरकार की आय भी बढ़ी थी, किंतु उसके उत्तराधिकारियों ने शासनकाल में आर्थिक ढांचा जो है बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। लोगों ने क्या किया? लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा, किसानों पर तो करों का बोझ बढ़ा दिया, किंतु शाही खजाने को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लोग मस्त जो है मौला हो गए और बहुत ज़्यादा जो है शासन कि फर्जी में खर्चा करने लगे। इसके कारण से बड़ी ज़्यादा जो है हानि हुई और वो हानि जो है साफ साफ जो है आगे चल करके मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बन जाती है। पांचवा कारण ये था कि अति केंद्रीयकरण जो है नीति भी इनकी थी। छठवां कारण ये था कि विदेशी आक्रमण भी उस समय हुआ करते थे। सातवां कारण यह था कि नई भारतीय शक्तियों का भी उदय हो रहा था। मुगल साम्राज्य के पतन की ओर ले जाने में सिखों, मराठों, राजपूतों, जाटों इन सभी का भी उदय होना एक प्रकार से बड़ा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामुद्रिक शक्ति की अवहेलना भी हुई थी। मुगल सम्राटों ने समुद्री सेना को कोई महत्व नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपनी सामुद्रिक शक्ति को बढ़ाने का कोई महत्व प्रयत्न नहीं किया। ये यूरोपीय शक्तियों का जिनकी शक्ति का सबसे बड़ा कारण उनकी सामुद्रिक जो है लड़ाइयों में निपुणता थी का सफलतापूर्वक मुकाबला न कर सके और इस प्रकार मुगल साम्राज्य को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। नौवां कारण यह हो सकता है कि यूरोपीय भारत शक्तियों का भारत में आना भी मुगल साम्राज्य का पतन एक प्रकार से निश्चित कर देता है। तो ये तमाम सारे कारण थे जो कि हमने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है उत्तर बताने में थोड़ा लंबा समय लग जाएगा और आपके शायद उतना समझ में भी ना आए, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगला है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के परिणाम क्या क्या हुए। तो इसका परिणाम हमने पहले ही आपको बताया था। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ है तो इसको अभी भी हमने बताया ही था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं और शेरशाह के संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखिए। हुमायूं और शेरशाह के क्या पूछ रहा है? हुमायूं और शेरशाह के जो एक प्रकार से उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि उनका एक प्रकार से क्या लिखें। हुमायूं और शेरशाह के संघर्ष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न पूछा गया, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि हुमायूं और शेरशाह के संघर्ष पर। तो हमने बताया भी था हुमायूं और शेरशाह के संघर्ष के बारे में, हालांकि फिर से सुनिए। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। बंगाल से वापस लौटते समय उसने एक बड़ी भूल की। उसने ग्रांट ट्रंक रोड को चुना। यह मार्ग जो है दक्षिण बिहार से होकर के निकलता था जो कि शेर खां के प्रभाव क्षेत्र में था। हुमायूं की मैं बात कर रहा हूँ। तो चौसा नामक स्थान पर शेर खां ने लौटती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया और चौसा के इस युद्ध में जो हुमायूं हुआ वो पराजित हुआ। जौहर ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया और कहा कि हाथी पर चढ़े एक धनुधारी ने एक बाण फेंका जिससे सम्राट की बाह में चोट लग गई और शत्रु चारों ओर से घेरने लगे। तब सम्राट ने अपने सैनिकों को ललकारा और आगे बढ़कर शत्रु पर धावा बोलने की आज्ञा दी, किंतु किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया। अफगानों ने सर्वत्र गड़बड़ मचा रखी थी, इसलिए सम्राट का एक साथी उनके पास पहुंचा और घोड़े की लगाम पकड़कर बोला, अब समय गंवाना ठीक नहीं है। जब आपके मित्रों ने ही आपका साथ छोड़ दिया तो भाग जाने में ही कल्याण है। ये बात जो है आंखों देखा हाल जो है एक व्यक्ति है वो बताता है। ओके, हुमायूं
हुमायूं प्राण बचाने के लिए आगरा पहुंचने की आकांक्षा में घोड़े सहित गंगा कर्मनासा में कूद पड़ता है। निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से उसके प्राण बचाए जाते हैं और कहा जाता है कि इस उपकार के लिए हुमायूं ने उसे 2 दिन के लिए बादशाह भी बना दिया था, जिससे मतलब जिसने अपने नाम के चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। तो ये बात जो है कहने में आती है। दूसरा युद्ध जो था हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ चौसा के बाद में 1540 ईस्वी में हुआ। शेरशाह हुमायूं की सेना का पीछा करता हुआ जो है कालपी तथा कन्नौज को रौंदता हुआ बिलग्राम के निकट पहुंच गया और वहां उसने हुमायूं की सेना को पुनः घेर लिया। 1 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ती रहीं। हुमायूं ने अपने भाई कामरान से सहायता भी मांगी परंतु उसने सहायता ना दी। मिर्जा हैदर सेनापति मतलब सेना का सेनापति था। हुमायूं की विद्रोही शेर खां से वो मिल गया और ऐसे में हुमायूं के सैनिक जो है पड़े रहने के कारण से चिल्लाने लगे कि हमें घर जाने दो और आराम करने दो, ऐसा चिल्लाने लगे। इस युद्ध में जो है चुगताई पराजित हुई और जहां पर कोई व्यक्ति शत्रु अथवा मित्र घायल नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चलाई गई और रथ निरर्थक सिद्ध हुए। बादशाह आगरा भाग गए और जब शत्रु उस नगर में पहुंचे तो उसने कोई देरी ना की और लाहौर की ओर प्रस्थान कर दिया। शेर खां ने हुमायूं को भारत से भगाने के लिए पीछा किया, फलता हुआ सिंध होता हुआ फारस भाग गया। ठीक, हुमायूं जो था भाग गया था, बाद में जो है आता है वो, और ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था एक प्रकार से हुमायूं और शेरशाह के बीच में संघर्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर की भू राजस्व जो है व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अब मैंने बताया था कि एक अथवा करके प्रश्न, जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको पता तो करिए, अगर नहीं पता दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए, ये वाला कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताइए। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर की भू राजस्व जो व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो ठीक ठाक थी अकबर की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं थी अकबर में। अकबर को मतलब एक प्रकार से बात की जाए अकबर के बारे में, तो अकबर जो था ठीक ठाक था। अन्य जो थे उनके जो सरदार थे उनके जो है उनके हिसाब से ठीक ही था। तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताई जाए तो गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने भूमि संबंधी सुधार प्रारंभ कर दिए। जब अकबर सिंहासन पर बैठा उस समय के पूर्व जो भूमि थी वो 3 भागों में बांटी गई थी। खालसा एक भूमि को कहा जाता था, एक भूमि को जागीर कहा जाता था और एक को जो है सारयुग मतलब कि सयूरगल। 3 प्रकार की भूमि थी जब अकबर जो था वो शासन पर बैठता है सिंहासन पर। तो अकबर ने जो है जागीरदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। 1582 ईस्वी में जब टोडरमल दीवाने अशरफ नियुक्त किए गए, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर भूमि व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और उनके सम्मुख भूमि कर व्यवस्था की निम्नलिखित जो है समस्याएं थीं। भूमि की नाप, भूमि का वर्गीकरण, प्रत्येक बीघे की औसत उपज का ज्ञान प्राप्त करना, बीघे की उपज में राज्य के भाग को निश्चित करना कि कितना राज्य को मिलेगा उसकी उपज का, और लगान की दर को निश्चित करना, कितना कर जो है कितना लगान लिया जाएगा लोगों से, ये सब करना। ठीक, तो ये सब थी अकबर की जो है राज्य व्यवस्था के बारे में। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि की नाप जो है भूमि की नापी मतलब भूमि की नाप कैसे किया जाता था भाई। भूमि की नाप जो थी अकबर के पूर्ववर्ती शासक शेर शाह के शासनकाल में भूमि की नाप रस्सियों से की जाती थी और रस्सी मतलब जो भीग जाने पर सिकुड़ जाती थी और सूख जाने पर बढ़ जाती थी। अतः तोडरमल ने रस्सी के स्थान पर बांसों की जो है जरीबें बनवाई और उनको जो है लोहों के छल्ले से बंधवा दिया ताकि उनमें घटने बढ़ने की संभावना ना रह जाए। ठीक, ये चीज़ें उसने बनवाई थी। तो जो है भूमि की नाप की जाती थी, भूमि का वर्गीकरण करना प्रारंभ किया, औसत उपज का निर्धारण भी किया, ये तमाम सारी चीज़ें थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम ज़्यादा विस्तार में समझेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी बातें, चूँकि थोड़ा चीज़ें हैं जो कि लिखित फॉर्म में अगर आपके सामने मिलेंगी तो आपके समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जहांगीर मतलब कि जहांगीर के 12 अध्यादेश पर प्रकाश डालिए। जहांगीर के 12 अध्यादेश पर प्रकाश डालिए। जो जहांगीर था उसके 12 अध्यादेश उसने दिए थे, उस पर प्रकाश डालिए। पहला अध्यादेश था इसका जो है 12 अध्यादेश थे जो कि एक प्रकार से, तो पहला था कि जकात जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तमगा, मीर बहरी तथा अन्य जो बदनाम करों को समाप्त करने की घोषणा जो थी वह जहांगीर ने कर दी थी पहले में। दूसरा जो अध्यादेश इसका था उसमें जो है सड़कों के किनारे पर सरायों, मस्जिदों और कुओं के निर्माण करना एक प्रकार से करने का आदेश दिया। तीसरा था इसका अध्यादेश कौन सा, शराब और अन्य मादक वस्तुओं को तैयार करने वाले मतलब करने पर और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चौथा ये था कि अपराधियों के नाक कान काटने के दंड को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो ये जो है चौथा था।
पांचवा जो इसका अध्यादेश था वो यह था मेरे प्यारे दोस्तों कि जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे उनको किसी के मतलब कि उनको किसी के मकान पर अधिकार करने की जो है मनाही कर दी गई थी कि वो जो है मकान पर जो है अधिकार नहीं करेंगे। छठवें अध्यादेश में कहा गया कि चोरों तथा डाकुओं से साम्राज्य को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था भी की गई। और सातवां था इसके अध्यादेश के जो है कारण किया गया कि निर्धन रोगियों के इलाज के लिए बड़े नगरों में चिकित्सालय भी खोले गए। आठवां ये था मेरे भाई कि रविवार अर्थात अकबर का जो जन्मदिन था रविवार को तथा गुरुवार ये जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था, तो इस दोनों दिनों को पशुवध जो है निषेध कर दिया गया था कि पशुओं को नहीं मारा जाएगा तथा साल के कुछ अन्य दिनों पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया था कि पशुवध नहीं किया जाएगा। तो रविवार को चूंकि अकबर का जन्मदिन था और जो है अगला जो था वो कौन सा था, अगला जो कौन सा दिन हमने बताया आपको, वो बताया गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। तो इन दोनों दिन पशुवध करने पर निषेध लगाया गया। 10वां जो इसका अध्यादेश था वो यह था मेरे भाई, 10वां अध्यादेश इसका ये था कि अकबर के 9वां हमने नहीं बताया आपको, 9वां जो था वो कौन सा था, 9वां था कि सरकारी अधिकारियों को कृषकों की उपजाऊ भूमि पर बलपूर्वक अधिकार करने की मनाही भी की गई। 10वां ये था मेरे भाई कि अकबर के समय में सभी जागीरदारों तथा पदाधिकारियों को अपने अपने मनसबों पर अस्थायी कर दिया गया। और 11वां ये था कि जो है सम्राट की आज्ञा के बिना जागीरदारों तथा जो परगना अधिकारी होते थे परगनाधीश, उनको अपने परगने में किसी व्यक्ति के साथ विवाह संबंध स्थापित करने की मनाही कर दी गई। 12वां ये था कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति बिना किसी बाधा के उसके उत्तराधिकारियों को सौंप दी जाए। तो ये इसके 12 जो थे वो क्या थे, अध्यादेश थे, 12 नियम इसने जो है जारी किए थे। अगला प्रश्न है मुगल कालीन शिक्षा की विशेषताओं को बताइए। मुगल कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप जो थोड़ा लंबी एक प्रकार से इसका उत्तर हो सकता है मुगल कालीन जो है शिक्षा व्यवस्था पर किसी दिन हम चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो, कि मुगल कालीन शिक्षा जो थी वो कैसी थी उसके बारे में। तो हालांकि मुगल कालीन शिक्षा जो थी उस समय भी ज़्यादा बेकार भी नहीं थी, ज़्यादा उतना ज़्यादा उच्च कोटि की ही थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। प्रारंभिक शिक्षा हुआ करती थी इस समय, उच्च शिक्षा भी थी उस समय किया जाती थी, और पाठ्यक्रम परीक्षा तथा डिग्रियां भी उस समय मिलती थी। मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मकतबों और मस्जिदों में दी जाती थी, और इसमें अरबी और पर्शियन भाषा की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार हिंदू मंदिरों में संस्कृत तथा हिंदू धर्म विषयक शिक्षा दी जाती थी। इन जो है मकतबों, मस्जिदों और मंदिरों में गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सब जो विषय थे इनकी शिक्षा भी दी जाती थी, किंतु ये विषय भी धार्मिक साहित्य के अंग के रूप में ही पढ़ाए जाते थे। जो उच्च शिक्षा होती थी उसमें आधुनिक ढंग के विश्वविद्यालय ना थे। हिंदुओं के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बनारस, नदिया, मिथिला, तिरहुत, घट्टा, मुल्तान तथा सर जो थे हिंद के थे, और काशी का पढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान समझा जाता था। मुस्लिम उच्च शिक्षा केंद्र आगरा, दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, गुजरात तथा कश्मीर थे। कुछ ऐसे भी विद्यालय थे जहां हिंदू तथा मुसलमान दोनों साथ साथ पढ़ते थे। इन सभी विश्वविद्यालयों में विद्वान शिक्षक हुआ करते थे। और अगली जो थी पाठ्यक्रम और परीक्षा तथा डिग्रियां देती थी। ये उच्च शिक्षा केंद्रों में 10-12 वर्षों का पाठ्यक्रम होता था। वर्तमान काल जैसी वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थी उस समय। कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा भी नहीं दिया जाता था किसी व्यक्ति को। अच्छे विद्यालय तथा योग्य अध्यापक के पास पढ़ने से ही अपनी योग्यता का अनुमान लगा लिया जाता था। बदायूनी तथा अबुल फजल ने उस समय पढ़ाए जाने वाले विषयों की लंबी सूची दी है। हिंदुओं में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, व्याकरण तथा तर्कशास्त्र को पढ़ाया जाता था। विशेष विषय था उस समय गणित, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, औषधि शास्त्र, इतिहास तथा दर्शन आदि थे। लेखन सामग्री, पुस्तकें तथा पुस्तकालय आदि का उल्लेख भी उस समय मिलता है। तो ये था इनके समय का जो है प्रकार से जो शिक्षा थी उस समय की। किसकी शिक्षा थी? जो मुसलमानों की शिक्षा थी उस समय, मुस्लिम काल की जो शिक्षा थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि शेर शाह अकबर का अग्रगामी क्यों कहा जाता है। शेर शाह जो था वो अकबर का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्यों कहा जाता है? पहला कारण जो था वो यही था कि प्रांतों तथा सरकार का विभाजन और उनकी व्यवस्था जिस ढंग से शेर शाह ने की थी अकबर ने उसे जारी ही रखा। दूसरा कारण ये था कि भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में शेर शाह विशेष रूप से अकबर का मार्गदर्शक था। शेर शाह ने जो भू राजस्व नीति अपनाई थी, जो सुधार
सुधार किए थे उसे अकबर ने अपनी भू राजस्व नीति में भी लागू कर दिया। जैसे भूमि की नाप के लिए शेरशाह ने रस्सी की जरीबें चलाई, तो अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए जो है बांस की जरीब बनवाई थी। भूमि की पैमाइश, मूल्य सूची का निर्धारण, भूमि के वर्गीकरण का निर्धारण करना हुआ। शेरशाह सूरी ने ये सब कार्य करवाए थे और उसी को आगे बढ़ाया किसने? अकबर ने। तीसरा कार्य यह था कि चुंगी प्रबंध की भी अकबर के काल में ही जो है शेरशाहकालीन ही रहा। जो शेरशाह काल में जो चुंगी प्रबंध था वो अकबर ने अपना लिया शेरशाह वाला। इसे चांदी का रुपया चलता था, अठन्नी था और चवन्नी आदि सिक्के पूर्वत जो थे वो चलते रहे। शेरशाह की धार्मिक उदारता को न केवल अकबर ने अपनाया बल्कि उसे और उदार बना करके जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर और गौवध को भी बंद करवा दिया। किसने? अकबर ने। पांचवा ये था कि अकबर का न्याय प्रशासन भी शेरशाह के न्याय प्रशासन से मिलता जुलता था। और छठवीं बात यह है कि शेरशाह का सैन्य प्रबंध भी बहुत कुछ अकबर के सैन्य प्रबंध का आधार था। तो ये कई बातें थी जो कि हमने आपको बताई। सैनिकों का दागना हुआ, हुलिया का नोट करना हुआ। कुछ इतिहासकार तो उसे मनसबदारी प्रथा चलाने का भी श्रेय देते हैं। किसको? शेरशाह को। तो इस प्रकार अकबर जो था वो किसका था? मतलब कि शेरशाह जो था वो अकबर का अग्रगामी था। मतलब शेरशाह के ही नियमों को अकबर ने आगे बढ़ाया, इसका कहने का मतलब ये है। अगला प्रश्न है कि बाबर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। क्या है प्रश्न? कि बाबर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। तो बाबर जो था एक शूरवीर व्यक्ति था। उसका शरीर सुगठित तथा चुस्त था, उसमें शारीरिक बल भी था और वह बगल में दो व्यक्तियों को जो है दबा करके सरलता से दुर्ग की दीवार पर दौड़ सकता था। वह बहुत साहसी और जो है परिश्रमी था, खूबसूरत भी था और तैरने की कला में निपुण भी था। गंगा के अतिरिक्त भारत की सभी नदियाँ उसने तैर करके पार भी की थी। वह एक अच्छा पिता और पति भी था। उसे अपने कुटुंबियों से बहुत स्नेह भी था। उदार पिता के रूप में उसने हुमायूं को उपदेश देते हुए कहा था कि उसकी मृत्यु के पश्चात सारे साम्राज्य को सभी भाइयों में बांट दे और उनके साथ उदारता का व्यवहार करे। यदि ईश्वर तुम्हें सिंहासन और मुकुट प्रदान करें तो तुम अपने भाइयों का वध ना करना बल्कि उनकी उदारता पूर्वक देखभाल करना। ये बाबर ने कहा था किससे? हुमायूं से। चूंकि हुमायूं जो थे वो चार भाई थे और जो है हुमायूं जो है कामरान, अस्करी, हिंदाल ये सब थे। तो कहीं ना कहीं पे इनको कहा था कि सभी भाइयों में जो है संपत्ति थी उसको बराबर बांट देना, और वही करता है हुमायूं, बांट देता है और यही उसकी एक प्रकार से जो है लड़खड़ाने का कारण भी बनता है। तो ठीक ठाक था बाबर, एक कुशल सेनापति भी था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध तथा मतलब हल्दी घाटी के युद्ध का महत्व का उल्लेख कीजिए। हमने आपको पहले ही बताया हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, उसके महत्व के बारे में हमने बता दिया आपको। हल्दी घाटी का युद्ध के महत्व के बारे में हमने आपको जो शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये अब एक प्रकार से लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय टाइप के यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं। इनको देखिए। अब भाई इनका अगर मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपके समझ में भी ना आए। तो अब इन प्रश्नों को मैं देने का प्रयास आपको करूंगा और हो सकता है आपकी क्लासेस भी, इतिहास की भी जो है कुछ क्लासेस आपको दे दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसी प्रकार से मॉडल पेपर एक आध और मिल जाएंगे तो आपका एक प्रकार से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे और खंडसा जो है इसमें दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल 2 प्रश्न करने, इन पांचों में से 500 शब्दों में लिखना होता है एक जो है प्रश्न के उत्तर को। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा करके ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हुमायूं का जीवन लड़खड़ाता रहा जीवन भर और लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी विवेचना करनी है। बड़ी ही लंबी एक प्रकार से विवेचना हो सकती है इसकी। अगला है कि नूरजहां जहांगीर की मल्लिका ही नहीं मुगल साम्राज्य की वास्तविक शासिका भी थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम से बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुगलों के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बन सकता है, तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा कहीं मिले तो। अगला अपनी सीरीज वगैरह में देखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन मनसबदारी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन, उसकी धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं और उसकी धार्मिक नीति जो थी उसका वर्णन करने के लिए यहाँ से प्रश्न आपसे बना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि हमने आपको बताए। तो यहाँ पर आपने समझा विस्तार से सारी चीज़ों को। अब जो है हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। और अभी रात के आपकी जो है तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।